सवाल है कि क्या कोरोना संकट के बाद जलवायु परिवर्तन के लिए अमीर देश गंभीर रह पाएंगे और क्या विकासशील और गरीब देशों के पास इतनी ताकत बचेगी कि वह उत्सर्जन कर रहे देशों पर क्लाइमेट एक्शन के लिए दबाव बना सके। दुनिया भर में कोरोना वायरस के व्यापक हमले और मानवता पर छाए अभूतपूर्व संकट को देखते हुए पहली नज़र में जलवायु परिवर्तन या जलवायु नीति पर बात करना भी थोड़ा अजीब या असामान्य सा लगता है। जब हमारे सामने जीवन मरण का सवाल मंडरा रहा हो और पूरी अर्थव्यवस्था के चौपट हो जाने का खतरा हो, तो क्या हमें अभी क्लाइमेट पॉलिसी के बारे में सोचना भी चाहिए। कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, अब तक पूरी दुनिया में 15 करोड़ से अधिक लोगों को संक्रमित कर दिया है और 32 लाख से ज़्यादा मारे गए हैं। तो क्या हम अभी इस बीमारी से लड़े या जलवायु नीति के बारे में सोचें। कोरोना विस्फोट के इतने दिनों बाद भी अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया इस सवाल से जूझ रही है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। भारत भी कोरोना संक्रमित की पहचान करने और उनका इलाज करने में डॉक्टर और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। स्पष्ट है कि महामारी की जो तस्वीर हमारे सामने है, असल हालात उससे अधिक खराब है। क्लाइमेट और पर्यावरण की अनदेखी भविष्य में ऐसी और कई महामारियां लाएगी, क्योंकि हमारी आबो हवा और बायोडायवर्सिटी, जो कि जलवायु नीति का अहम हिस्सा है, दुनिया भर में तमाम देशों की जीडीपी पर जैसा असर कोरोना वायरस अभी डाल रहा है, वही असर पिछले कम से कम 4 दशकों से विकासशील और गरीब देशों पर जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ता रहा है। जाहिर सी बात है, दुनिया भर में सभी संसाधन इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लगा दिए गए हैं। फिर भी जलवायु नीति पर इस कठिन समय में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लाइमेट और पर्यावरण की अनदेखी भविष्य में ऐसी और महामारियां लाएगी। औद्योगिकरण के बाद से स्पेस में जमा होता कार्बन धरती के तापमान को लगातार बढ़ा रहा है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने और समुद्र जल स्तर बढ़ने के साथ बाढ़ और सूखे की घटनाएं तो बार बार हो रही है। चक्रवाती तूफानों की मार भी बढ़ रही है। कृषि और रोजगार को होने वाले नुकसान के साथ यह डिस्प्लेसमेंट को भी बढ़ा रहा है। साथ ही इससे मजदूरों की कार्यकुशलता और दक्षता के साथ सेहत पर भी असर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण ही जलवायु नीति की बहस तय होती है और इसके खतरों पर विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं। पिछले 3 सालों को आधार बनाए तो संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट पैनल IPCC, जिसमें दुनिया भर के जाने माने जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों ने कम से कम 3 बड़ी रिपोर्ट जारी किया था, जो मानवता पर जलवायु परिवर्तन के असर को बताती है। हाल ही के रिसर्च के अकॉर्डिंग यह दावा किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक मौसम बदलाव से फ्लू की घटनाएं बढ़ेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम में तीव्र उतार चढ़ाव से फ्लू घनी आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाएगा और 2050 तक बड़े शहरों में इन्फ्लुएंजा के मामले 20 से 30% बढ़ेंगे। 6 अक्टूबर 2018 को 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि पर जारी की गई विशेष रिपोर्ट, जिसे SR 1.5 के नाम से जाना जाता है, इसके अकॉर्डिंग अगर विश्व को बर्बादी से बचाना है तो हमारे पास सिर्फ 10 साल का ही वक्त बचा है और 2030 तक धरती से हो रही कुल कार्बन उत्सर्जन में साल 2010 के स्तर पर 45% कटौती करनी होगी। रिपोर्ट में तापमान के बढ़ने को लेकर जो चेतावनियां दी गई है, उससे यह साफ है कि विनाश लीला से पूरी तरह बचना असंभव है, लेकिन उसके प्रभावों को कम करने का सीमित समय हमारे पास है। जहां दुनिया के सभी देशों को कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा के साफ विकल्पों, सोलर बिल्ड और लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर जोर देने की जरूरत है, वहीं ये समझना भी जरूरी है कि प्रकृति से छेड़छाड़ बदलती जलवायु यानी क्लाइमेट कोविड-19 जैसे खतरों को न्योता दे रही है। बीमारियों का आगमन प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बिगड़ने का नतीजा है। आज क्लाइमेट चेंज को रोकने से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्य SDG को हासिल करने की कोशिश में यह बात ध्यान रखना जरूरी है। अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम इन अंतर संबंधों को कैसे समझ सकते हैं। क्लाइमेट भी एक फैक्टर है जो इस हालात यानी कि कोरोना वायरस के पीछे है। अगर हम जंगलों को इस तरह से अंधाधुंध नहीं काटते, अगर वन्य जीवों का बसेरा सालों साल नहीं सिकुड़ाते, जंगली जानवर इस तरह से मनुष्य और पालतू जानवरों के संपर्क में नहीं आते, तो शायद यह हालात पैदा नहीं होते।
आखिरकार मनुष्य बनाम वन्य जीव की स्थिति से जो दबाव बनता है, अब हम देख रहे हैं कि वो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। यह एक दुखद संजोग है कि कोरोना का हमला साल 2019 में हुआ, क्योंकि 1992 के ऐतिहासिक रियो सम्मेलन के बाद पिछले करीब 30 सालों से वैश्विक मंच पर चल रही जलवायु परिवर्तन वार्ता में 2020 एक अति महत्वपूर्ण पड़ाव था। साल 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, जिसके बाद सभी देशों ने कार्बन इमिशन घटाने के राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए थे। 2020 के नवंबर में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में होने वाली जलवायु परिवर्तन वार्ता, जिसे COP26 कहा गया था, इसमें तमाम देशों को अपनी योजनाओं के विस्तृत जानकारी जमा करने थे। इन्हीं योजनाओं के आधार पर पता चलता कि अगले 30 सालों में अलग अलग देश ग्लोबल वार्मिंग कम करने और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों से अपनी जनता को बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक विकसित कहे जाने वाले देशों ने ही स्पेस में कार्बन जमा किया है। वर्तमान में करीब 150 सालों में जमा हुए उत्सर्जन हिस्टोरिक इमिशंस में अगर अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो वर्तमान में चीन सबसे तेज रफ्तार से कार्बन छोड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन वार्ता में हर साल 190 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। साल 2020 का महासम्मेलन COP26 स्थगित कर दिया गया था और इसकी तारीख का ऐलान कोरोना संकट के गुजर जाने के बाद होना था। इस वार्ता से पहले होने वाली सारी वार्ता भी रद्द कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पहले ही कह दिया था कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई अहम है, लेकिन फिलहाल सभी देशों को अपने सारे संसाधन इस वायरस से निपटने में लगाने होंगे। वैसे तो जलवायु परिवर्तन वार्ता और क्लाइमेट पॉलिसी जटिल विषय है, लेकिन आसान भाषा में समझना हो तो इसे विकसित और विकासशील देशों के बीच एक खींचतान या सीधे शब्दों में अमीर गरीब की लड़ाई कह सकते हैं। गरीब और विकासशील देशों की मांग है कि अमीर विकसित देश अपने कार्बन उत्सर्जन कम करें और जलवायु परिवर्तन के खतरे से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी और पैसा मुहैया कराएं। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद क्लाइमेट चेंज को विकासशील देशों का बनाया हौवा बताकर अमेरिका को इस संधि से बाहर कर लिया था। हालांकि यूरोपीय देशों ने काफी हद तक जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में गंभीरता दिखाई है। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना संकट के बाद जलवायु परिवर्तन के लिए अमीर देश गंभीर रह पाएंगे? क्या विकासशील और गरीब देशों के पास इतनी ताकत बचेगी कि वह उत्सर्जन कर रहे देशों पर क्लाइमेट एक्शन के लिए दबाव बना सके? कोरोना वायरस से निपटने के बाद जब दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें अपनी वर्चस्व की लड़ाई शुरू करेगी, तो यह देखना अहम होगा कि वह विकास की दौड़ में क्या नीतियां अपनाती है। भारत उन देशों में से है जहां वैश्विक जलवायु नीति के बदलने का प्रभाव सबसे अधिक होगा। पूरे हिमालय क्षेत्र में 10,000 छोटे बड़े ग्लेशियर हैं, जिनका अस्तित्व ग्लोबल वार्मिंग के कारण संकट में है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा भी संकट में है। हम नहीं चाहते कि ताकतवर देश कोरोना वायरस से मुक्त होने के बाद अपने पूर्ण निर्माण में अरबों खरबों डॉलर लगाएं, तो वह सारा पैसा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस जैसा कार्बन छोड़ने वाला फ्यूल का व्यापार करने वाले कंपनियों पर लगाएं। हम चाहते हैं कि इन सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के पास नए सिरे से साफ ऊर्जा पर निवेश करने का एक सुनहरा मौका होगा और हम एक नया लाइफस्टाइल प्रमोट कर सकते हैं जो प्राकृतिक के करीब और उसके साथ दोस्ताना व्यवहार वाला होगा। अभी कोरोना वायरस भारत और दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट है, लेकिन अगर IPCC की रिपोर्ट और अन्य शोध देखें तो जलवायु परिवर्तन लंबे समय से मानवता को कुतर रहा है और उसकी चोट पिछले 2 दशकों में बढ़ी है। भारत जैसे देशों की GDP पर उसका नकारात्मक असर अब रिसर्च साबित कर रही है। भारत ही नहीं, विश्व के तमाम गरीब और विकासशील देशों की जलवायु नीति इससे प्रभावित होगी। यह बता पाना मुश्किल है कि कोरोना संकट भारत में कब तक चलेगा और यह हमारी अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित करेगा। इसका स्पष्ट अंदाजा अभी लगा पाना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि यह हमारी सामाजिक आर्थिक हालात को काफ़ी आघात पहुंचाएगा। ऐसे में वैश्विक जलवायु नीति पर अपना प्रभाव बनाना और देश के हितों की रक्षा करना कोरोना संकट के बाद सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।